चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी साइंस की क्लास 6 के 10 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। देखते हैं तो यात्रा की कहानी देखें तो प्राचीन काल में लोगों के पास यात्रा के लिए कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर जाते थे। बाद में वे मानव यात्रा के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाने लगा। आरंभ में लकड़ी के लठों में जिनमें खोखली गुहिया बनाई जा सके उससे नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। ये नाव जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों की जैसा था। जैसे हम मछलियों के बारे में पढ़ा था। तो पहिए का आविष्कार किया गया। पहियों का आविष्कार ने यात्रा की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों के पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले गाड़ियों की खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों तथा जहाजों पर निर्भर रहते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चालित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया और इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ जिसमें के बाद में सुधार किए गए और इससे यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पराध्वनि वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। उसके बाद डेस्क की है देखते हैं यह डेस्क कितनी चौड़ाई है। तो किसी भी डेस्क को मापने के लिए हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे लकड़ी का उपयोग करते हैं तो यहाँ गुल्ली डंडा का उपयोग किया गया है। इसी डेस्क की आधा आधा भाग मापने के लिए किया गया है। और उसके बाद कुछ मापन देखें तो किसी भी मापने के लिए या तो हम किसी लकड़ी या धागा या किसी फीते का उपयोग करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। मापन के मानक मात्रक देखें तो प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापनों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय संरचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली वाह के सिरे से अपने एक कोठी तक मापते थे और रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन काल में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्प हारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते दिखे हैं। और सुविधानुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मात्रकों के रूप में उपयोग होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण से मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर प्रति कहते हैं। एक सामान्यता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। और लंबाई का SI मात्रक मीटर के चित्र 10.6 में दिया गया है। 10.6 में मीटर मापन दिखाया गया है और इसमें आपके ज्यामितीय बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाने भी दिखाए गए हैं। ये
प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें सेंटीमीटर कहते हैं और 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग हैं जिनमें मिलीमीटर कहते हैं। इस प्रकार जिस यहाँ दिया गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। पर से लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, इससे किलोमीटर कहते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और उसके बाद देखते हैं हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाने का उपयोग करके दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों को SI मात्रकों के माप सकते हैं। और ऐसा करने से पहले हम दूरियों तथा लंबाइयों मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। तो लंबाई की यथार्थ यानी परिशुद्ध माप क्या है, तो देखते हैं अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार के मापन युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापन फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम में लाते हैं। और किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वक्ष का घेरे अथवा अपने सीने यानी वक्ष के मापन के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापन के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। छोटी लंबाई जैसे आपको पेंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने ज्यामितीय बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं। लंबाई मापने के समय हम निम्नलिखित सावधानियों बरतने की आवश्यकता है। जैसे चित्र हमें दिया था 10.7 में दिखाया उसके अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में उसकी लंबाई के अनुदिशी रखने चाहिए। कुछ पैमाने के सिरे टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमाने के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते और ऐसे प्रक्रमों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए और आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं। और तब हम आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र में जो दिया था 10.8 में बी में एक सिरे का पाठ्यांक 1.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 सेंटीमीटर है और तथा वस्तु की मपाई 14.3 सेंटीमीटर माइनस 1.0 सेंटीमीटर बराबर 13.3 सेंटीमीटर है। फिर देखते हैं मापन के लिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। मापने के लिए आप आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, इसके अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए और स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। और ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए तथा सी इसे पाठ्यांक भिन्न हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं किसी वक्र रेखा की लंबाई मापन देखते हैं। तो हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं में देखें तो यहाँ कुछ क्रियाकलाप के हिसाब से देखें तो उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही में देखी और इनकी सूची सारणी में दर्शाया गया है। आपकी इन सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठने के व्यक्ति, इधर उधर कुछ भी हो सकता है। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर है। और इस आधार पर आपके यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। और इसी हिसाब से हम देखते हैं किसी चींटी की गति को हम ध्यान से अगर देखें तो चींटी का परीक्षण करें तो कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चींटियां हो और इस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी रखिए। चींटियों तथा चीनी की ओर आकर्षित होगी तथा आप शीघ्र ही इन कागज की सीट पर बहुत सी चींटियों के रेंगते हुए देखेंगे। और किसी एक चींटी के लिए जब वह कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी हो तो पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह
कागज पर रंगती जाए, आप उसकी स्थिति पर चिन्ह अंकित करते जाए और कुछ समय के पश्चात कागज की सीट को इधर और उधर हिलाकर इस पर से चीनी एवं चिड़िया हटा दीजिए और विभिन्न बिंदुओं जिन्हें अपने कागज पर अंकित किया था तो उसे तीरों द्वारा जोड़कर चींटी की गति की दिशा दर्शाइए और वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटियों ने कहाँ कहाँ गति की को दर्शाता है और अगर गति किसी वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है, क्या आप ऐसा नहीं मानते? क्रियाक्रम 5 में देखें तो वस्तुओं की समूह बनाते समय अपनी घड़ी, सिलाई की मशीन अथवा बिजली का पंखा जैसे वस्तुओं को किस समूह में रखा था? क्या ये वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकती हैं? नहीं। क्या आप इसके किसी भाग में कोई गति देखते हैं? पंखे भी पंखुड़ियों अथवा घड़ी की सुइयों कैसी गति करती है? क्या इनकी गति चींटी अथवा रेलगाड़ी की गति जैसी है? आइए अब हम कुछ प्रकार की गतियाँ देखते हैं और जिनमें हम इन विभिन्न प्रकार की गतियों को समझने में सहायता मिलती है। गति के प्रकार देखें तो अपने सीधे सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पोस्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण कीजिए और यह किस प्रकार की गति है। दौड़ प्रतियोगिता में धावक की सरल रेखा की अनुदिश दौड़ते हैं और क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? इन सभी उदाहरणों में से हम यह देखते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है और इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं।